तो अवर टुडेज टॉपिक इज नाउ बियॉन्सी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। बियॉन्सी का ये टॉपिक आपको क्लास 9 में भी आया था। इफ यू रिमेम्बर, ये आपने पढ़ा था। तो ये टॉपिक उस वक्त इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। रिलेटेड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स थे बस, तो उसमें ये कवर हो गया था। बट इसमें ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें होता है कि जब भी हम किसी बॉडी को, मान लो मेरे पास ये वेसल है और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जब भी हम किसी बॉडी को, ये मेरे पास बॉडी है, इसको इमर्स करें, इसको नीचे डाल रहे हैं फ्लूइड के अंदर डाल रहे हैं। जो फ्लूइड है अपनी तरफ से प्रेशर एक्सर्ट करता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं इसको अपने अंदर डालना। मतलब कि मुझे इसको, इस बॉडी को अपनी फ्लूइड की स्पेस नहीं देनी। मैं अकेला फ्लूइड हूँ, बड़ी हूँ, ये बॉडी सॉलिड है, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल, से मैं नहीं चाहता ये हमारे साथ आके मिले, मेरे इलाके में आए। ठीक है। तो इस कारण जो है फ्लूइड सभी फेसेस पे, ऑन ऑल फेसेस ऑफ द बॉडी के कोशिश करते हैं कि ये इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किए। फिर भी हम धक्के से क्या करते हैं, बॉडी को फ्लूइड के अंदर इमर्स कर देते हैं। मान लो अभी ये बॉडी को मैंने यहाँ पर अंदर डाल दिया। जब बॉडी अंदर चली गई, अब फ्लूइड क्या है, हर तरीके से अपना पूरा जोर लगा देगा, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस तरह से। सभी फेसेस की बॉडी, सबके सभी फेसेस के ऊपर इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कैसे भी हो, चाहे अगर बॉडी ऐसे डाली है तो उसके ऊपर ऐसे प्रेशर एक्सर्ट होगा, अगर ऐसे डाली उसके ऊपर, सभी फेसेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा बाय द फ्लूइड। ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी, हम कितना अंदर उसको इमर्स कर रहे हैं। कोई भी शेप हो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑन ऑल द फेसेस। वो जो फ्लूइड प्रेशर है, जब ये इंक्रीज हो रहा है, मान लो मैंने अपने हाथ से इसको क्या और नीचे धकेल दिया, बिल्कुल नीचे बॉटम पे ले, बिल्कुल नीचे बॉटम पे ले गई मैं इस बॉडी को, यहाँ पर मैंने, ये मेरे पास फ्लूइड था, इसको बिल्कुल बॉटम पे ले गई। बॉटम पे क्या होता है, फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है विद डेप्थ। तो अब यहाँ पर बॉटम के ऊपर क्या लगेगी, अपवर्ड थ्रस्ट लगेगी, यानी कि ऊपर की तरफ। बॉटम के अंदर ये जो फ्लूइड पड़ा है, ये ऊपर की तरफ इसको धकेलने की कोशिश करेगा इस तरह से, ऐसे। अब नीचे से फोर्स लग रही है, अपवर्ड थ्रस्ट लग रही है। ठीक है, किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। और ये जो अपवर्ड थ्रस्ट है, दिस अपवर्ड थ्रस्ट इज ग्रेटर देन, जो साइड्स के ऊपर प्रेशर लग रहा है और जो डाउनवर्ड थ्रस्ट, जो नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है, उससे बहुत ज्यादा है डाउनवर्ड थ्रस्ट। चाहे साइड्स पे, सभी फेसेस पे जो एक फ्लूइड प्रेशर लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये सबसे ज्यादा होगी अपवर्ड थ्रस्ट, जब वो बिल्कुल डेप्थ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है। अब जो ये चीज हो रही है, ये क्यों हो रहा है, जो बॉटम है हमारे पास ग्रेटर डेप्थ पे है देन द टॉप, तो जो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है ऑन द बॉडी, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अपवर्ड थ्रस्ट। तो जो अपवर्ड फोर्स, तो बियोन्सी क्या है, द अपवर्ड फोर्स acting on a body, acting on a body immersed in a fluid, immersed in a fluid is called upthrust, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इसको अपथ्रस्ट भी कहते हैं, ये इसको कहते हैं बायंट फोर्स, बायंट फोर्स। ठीक है। और इस पूरे फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, बियोन्सी। कि ऑब्जेक्ट डेप्थ पे गया और एक अपवर्ड थ्रस्ट लगनी शुरू होगी, और जब फोर्स होगी उसके कारण ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और उसको बियोन्सी कहते हैं। सो अगर आपको पता हो, जो सी क्रीचर्स है, सी क्रीचर्स है ना, समुद्र के अंदर बहुत सारे जानवर रहते हैं। whenever they die, they do not have their internal force or energy left to tackle this upward thrust. That's why जब वो सी क्रीचर्स है या कोई इंसान है, जब डूब के मर जाता है, डूब जाता है और मर जाता है, उनकी जो डेड बॉडी है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ बियॉन्सी। उसके ऊपर और भी बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं नो डाउट, बट एक कारण ये भी होता है बियॉन्सी का। ठीक है। तो ये है बियॉन्सी।
अब मान लो मैंने पानी के अंदर एक कॉर्क ले लिया, कॉर्क को मैंने पानी के अंदर लेके गई तो वो अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा, कॉर्क बहुत हल्का होता है तो वो ऊपर आ जाता है अपने आप ही। जैसे उसी तरह से जब हम, कोई कुआं है, ठीक है, उसके उसमें में से मैं पानी निकाल रही तो बकेट को जब मैं नीचे फेंकूंगी तब तो वो बहुत हल्की होगी, लेकिन जब उसके अंदर पानी भरा होगा, मतलब कि पानी के अंदर वो बकेट है, ठीक है, वो भरा हुआ है, रस्सी लगी हुई है, पानी था इसके अंदर ना, तो यहाँ पे तो बहुत हल्की लगी, जैसे जैसे ये ऊपर आई, यहाँ तक आई, तब ये हैवी होने लगी। क्यों? क्योंकि अभी पानी से बाहर आ चुकी है, तो पानी इसके वेट को अपने ऊपर नहीं ले रहा अब, मतलब कि पानी इसका अंदर जो वेट है पानी का, वो पानी के साथ ही मिक्स हो रहा है, लेकिन अब पानी का एक पोर्शन निकालिए, वो पोर्शन का अपना वेट आ रहा है, उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, जब वो इस पानी से बाहर आ गई है, जब यहाँ पर आ गई है ऊपर, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ बियोंसी है, ये एक्ट करती है थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, अब देखो सीधी सी बात है, हमने ये चीज देखी हुई है, नहाते वक्त अगर आपने शैतानियां की हैं, तो मैंने तो बहुत की हैं, छोटे होते बहुत करती थी बचपन में। क्या होता था, मेरे पास जैसे बॉल्स होती थी, मेरे पास मग होते थे, सभी के घरों में होते हैं नो डाउट, या कुछ टॉयज होते थे, तो जो बकेट में जो पानी है वो पूरी फुली फिल्ड बकेट तो हमें मम्मा दे देनी है ना पानी नहाने के लिए। ये चीज जैसे गर्मियों के दिनों में होती है, सर्दियों में तो नहाने का दिल नहीं करता। तो क्या होता है, मग लिया या कोई बॉल ली, बॉल को जब मैं पानी के अंदर डालती थी तो मैं साइड पे थोड़ा ध्यान देती थी कि वाटर लेवल थोड़ा थोड़ा करके राइज हो जाता है, जैसे जैसे मैं बॉल को अंदर डाल रही हूँ। जब मैंने पूरा डाल दिया तो वाटर लेवल थोड़ा सा और ऊपर हो जाता था, यानी कि जो पानी है वो डिस्प्लेस हो रहा है, फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, ताकि जो नया ऑब्जेक्ट है अंदर आ सके। वो जगह तो दे रहे हैं, लेकिन वो जगह कब दे रहे हैं, जब हम अपनी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं। चलिए प्रेशर अप्लाई करें कि नहीं नहीं नहीं, निकालो निकालो, बाहर निकलो बाहर निकलो, बाहर के आदमी हो तुम, हमारे घर में कैसे घुस रहे हो। बट जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसको पीछे हटना पड़ेगा, वो डिस्प्लेस होगा और उसका लेवल क्या है, थोड़ा सा राइज हो जाएगा उसी चक्कर में, ठीक है। तो इस बियोंसी भी इसी के कारण होती है, इसको सेंटर ऑफ बियोंसी कहते हैं, जब पानी जो है डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू एक्ट कर रही है, तो उसको सेंटर ऑफ बियोंसी कह देते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ये ग्रीक हमारे पास थे साइंटिस्ट आर्किमिडीज, उन्होंने हमें ये प्रिंसिपल दिया था 225 BC में, बहुत पुराना प्रिंसिपल है ये। पर ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बायएंट फोर्स के बारे में बताते हैं बहुत क्लियरली, और कोई प्रिंसिपल हमें इतनी क्लियरली नहीं बता पाया जितना क्लियरली इसने बताया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की पहले स्टेटमेंट ले लेते हैं। क्या कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और completely immersed in a fluid, it experiences an upward thrust equal to the weight the weight of the fluid displaced by it, and its upthrust acts through the center of gravity of the displaced fluid। ये स्टेटमेंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। क्या कहते हैं, जब बॉडी को पार्शली थोड़ा सा इमर्स कर दिया या कंप्लीटली अंदर तक इमर्स कर दिया, ये एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है, ये हमने बियोंसी में देखा था, ठीक है। कितना अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है ये देखना जरूरी है, कितना अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट।
यानी कि मान लो जब मैंने बॉडी को इसके अंदर डाला तो मैंने इतना वेट क्या है डिस्प्लेस कर दिया, इतना फ्लूइड जो है डिस्प्लेस कर दिया। तो इतनी अमाउंट में जो फ्लूइड का वेट है, ये जो इतनी अमाउंट ऑफ फ्लूइड का वेट है, उतना अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड थ्रस्ट है ये एक्ट करते थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब प्रूफ करते हैं इसका। मान लो मेरे पास क्या है, इस तरह से एक वेसल है। ठीक है, एक और उसके अंदर एक बॉडी मैंने डाल दी। बॉडी की है हाइट h, वेसल है, पानी है इसके अंदर, और मेरे पास ये बॉडी है इस तरह से। ये बॉडी है मेरे पास। ठीक है, और इसकी है हाइट h, जो कि यहाँ पर, ये मैंने हाइट निकाली इसकी बॉडी की, जो कि सरफेस से, लिक्विड सरफेस से x हाइट या x डेप्थ नीचे है। ठीक है, अब देखिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बॉडी का वो है ए क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो फोर्सेस है जो आपस में कैंसिल आउट कर रही है वो कौन कौन सी है। मान लो दो फोर्सेस इधर लग रही है, दो फोर्सेस इधर लग रही है, ये कैंसिल आउट करेंगी। एक फोर्स ये नीचे की तरफ लग रही है F1, एक अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है F2, ये भी आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक है, तो जब प्रेशर मेरे पास ड्यू टू फोर्स F1 आएगा एट द अपर फेस ऑफ बॉडी, वो क्या आएगा, P1 इक्वल्स टू एक्स रो जी। एक्स क्या है, हाइट, हमने निकाला था ना प्रेशर, गॉस प्रेशर जो निकाला था एच रो जी। तो एक्स डेप्थ पे आ रहा है ना मेरे पास, तो F1 फेस के ऊपर जो एक्स डेप्थ की वजह से प्रेशर लग रहा है वो है एक्स रो जी। और जो लोअर फेस पे लग रहा है P2 पे, F2 के कारण जो फेस प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए इतना पार्ट आ रहा है हमारे पास, एक तो ये प्लस जो हाइट है एक्स प्लस एच, रो जी आ गया। थ्रस्ट जो एक्ट कर रही है ऑन दी अपर फेस वो आएगी, अब प्रेशर होता है एफ अपॉन ए। तो अगर मैं F1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो प्रेशर कितने P1, तो F क्या आ जाएगा, पी ए आ जाता है हमारे, है ना हमारे पास, तो P1 जो है टाइम्स एक्स रो जी टाइम्स ए, अपर फेस के ऊपर जो थ्रस्ट लग रही है जो कि डाउनवर्ड थ्रस्ट है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड थ्रस्ट लग रही है। अगर मैं अपवर्ड थ्रस्ट निकालना चाहूँ जो अपवर्ड लग रही है F2, वो आएगी P2 ए, दैट मीन्स एक्स प्लस एच रो जी ए, F2 ये आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी जो एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, हमें पता है जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो ज्यादा होती है डाउनवर्ड थ्रस्ट से, तो ये कंप्लीटली तो एक दूसरे को कैंसिल कर नहीं सकती है, साइड वाली कैंसिल कर देंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती है। अब ये ज्यादा है, दैट मीन्स F2 माइनस F1 करके हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट थ्रस्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो रिजल्टेंट मेरे पास फोर्स लग रही है एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम अपवर्ड थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो है U, अपवर्ड थ्रस्ट या रिजल्टेंट थ्रस्ट U, which is equals to F2 minus F1। F2 की वैल्यू लिख दो, x प्लस एच रो जी ए माइनस एक्स रो जी ए, इसको खोल दो, x रो जी ए प्लस एच रो जी ए माइनस एक्स रो जी ए, दोनों आपस में कैंसिल। तो जो मेरे पास अपवर्ड थ्रस्ट U लग रही है या रिजल्टेंट थ्रस्ट लग रही है वो है एच रो जी ए, ये आ रही है। ठीक है, अब A और H, एरिया टाइम्स हाइट, मेरे पास V है, ए और एच, वी वॉल्यूम ऑफ बॉडी है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस कर दिया, ये वाला। ठीक है, तो ए एच की जगह पे मैं यहाँ पर अगर ए और एच की जगह पे यहाँ पर वी भर दूंगी तो यू मेरे पास आ जाएगा रो जी वी, अपर थ्रस्ट आ जाएगी रो जी वी। अब वहां पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाले में वापस आते हैं या ग्रेविटेशन वाले में वापस आते हैं। एम क्या है, वॉल्यूम और टाइम्स रो, डेंसिटी निकाला था ना, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम टाइम्स रो, तो वॉल्यूम और रो को मिला के मैं कह दूं m इंटू जी, ये क्या आ गया, कितना, अपवर्ड थ्रस्ट कितना लग रहा है, अपवर्ड थ्रस्ट कितना लग रहा है, जितना मेरे पास
मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका कितना मास और उसके ऊपर कितनी ग्रेविटी लग रही है। मास इनटू ग्रेविटी क्या होता है, वेट होता है। क्या होता है, वेट। तो मैं कह सकती हूँ अपवर्ड थ्रस्ट और बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये चीज को मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रूफ आ रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ठीक है, अब इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, एपरेंट वेट अगर निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, इरेज कर देती हूँ मैं। यहाँ पे निकाला था U इज इक्वल टू एम जी, वर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हाँ जी, अपरेंट वेट ऑफ इमर्स्ड बॉडी, जो बॉडी मैंने इमर्स की उसका अपरेंट वेट कितना है। अपरेंट वेट क्या आएगा, चेंज इन वेट। चेंज इन वेट होता है अपरेंट वेट, कितना उसके वेट में चेंज आ गया। वही बात हुई, कुएं के अंदर जब बाल्टी भर गई पानी के साथ, कुएं के अंदर जब बाल्टी है उस वक्त उसका कोई वेट नहीं लग रहा, जैसे उसको पानी से बाहर निकालो उसका वेट हमें फील होना शुरू हो गया, तो वो चेंज इन वेट आ गया ना, वो चेंज इन वेट आ गया, एपरेंट वेट आ गया। वो किसके इक्वल होगा, एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट माइनस कितनी बायंट फोर्स लगी है, बायंट फोर्स। तो एक्चुअल वेट कितना होता है बेटा, W। बायंट फोर्स क्या है, U जो हमने निकाली है ये। ठीक है, और एपरेंट वेट को W एपरेंट से कर लेते हैं। देखो, जो वेट हम निकालेंगे वो रो की जगह पे हमारे पास आएगा सिग्मा, सिग्मा जी। यहाँ पे देखिए हमने रो किया था ना, यहाँ पर जो एक्चुअल वेट होता है उसमें V सिग्मा जी आता है। ठीक है, और जो बायंट फोर्स में मेरे पास आया था वो था V रो जी। V ओ जी कॉमन निकालो, क्या आएगा, क्या आएगा, सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो। अगर मैं सिग्मा भी कॉमन निकाल लूं, चलो मैं सिग्मा भी कॉमन निकाल तो V सिग्मा जी पूरा कॉमन निकालो, तो यहाँ से तो वन हो जाएगा, यहाँ से तो निकल गया, यहाँ पे तो सिग्मा है नहीं तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, डिवीजन में है। जो V सिग्मा जी है ये क्या है, W एप्टर निकालने, V सिग्मा जी के मेरे पास वेट है, वेट टाइम्स वन माइनस रो अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये ट्रू वेट होता है, V सिग्मा जी जो है, ये जो W है V सिग्मा जी, ये ट्रू वेट है। ठीक है, और सिग्मा क्या है, एक तरह से जो ऑब्जेक्ट डाला है उसकी डेंसिटी। रो क्या है, जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी। सिग्मा के डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो मुझे तो ऑब्जेक्ट का देखना है ना, ऑब्जेक्ट का अपरेंट वेट, चेंज इन वेट क्या आया, तो मैं सिग्मा से ही लूंगी। उसका जो वेट था वो क्या था, V सिग्मा जी। ठीक है, ये पॉइंट फोर्स लिक्विड की लगी थी तो V रो जी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब इस टॉपिक को देखते हैं, इसका पहले एक स्टेटमेंट है, वो क्या कहता है कि दैट बॉडी विल फ्लोट, अ बॉडी will float in a liquid if the weight, if the weight of the liquid displaced, if the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body is equal to or greater than, or greater than the weight of the body।
अब इस पे एक सीधी सी बात है, अगर आप लोगे प्लास्टिक की बॉल पानी के अंदर डुबोने की कोशिश, वो तो फ्लोट करेगी। अगर आप लोगे क्रिकेट बॉल, वो पानी के अंदर डूब जाएगी। देखिए बॉडी क्या है, कब फ्लोट करी है लिक्विड के अंदर, जब जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया, जब उसको मतलब कि पानी के अंदर इमर्स किया जा रहा था, उसको पानी के अंदर इमर्स किया जा रहा था, जितना उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, उतना लिक्विड, उसका वेट, अगर वो इक्वल टू आ जाए वेट ऑफ द बॉडी के, या उससे ज्यादा आ जाए, यानी कि लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट जो है या तो इक्वल हो जाए या ज्यादा हो जाए देन दी वेट ऑफ बॉडी, तब हो सकता है। अगर ये उल्टा हो गया तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगा, इट विल कम्प्लीटली ड्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास होते लॉ ऑफ फ्लोटेशन। पता है ये जो हल्की चीज है, पंख है, ठीक है, फेदर्स होते हैं पक्षियों के, वो फ्लोट करते हैं, वो कितना का लिक्विड डिस्प्लेस कर देंगे, वो नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं पत्थर डाल दूं तो वो नीचे तक जाएगा। ठीक है, पत्थर भी कई तरह के होते हैं, एक पत्थर एक ऐसी किस्म होती है जो फ्लोट करती है पानी के ऊपर। ठीक है, खास तरह के पत्थर जिससे राम सेतु भी बना था, तो वो बात अलग है। बट अगर मैं प्रॉपर आइडियल स्टोन लूं, वो तो डूबेगा ही। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब भी बॉडी को फुली या पार्टली हम इमर्स करते हैं लिक्विड में, तो इसके ऊपर दो वर्टिकल फोर्सेस लगती हैं। कौन सी वर्टिकल फोर्सेस लगती है, एक तो लगता है वेट, ट्रू वेट, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, बॉडी का जो ट्रू वेट होता है थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरी कौन सी फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ बियोन्सी, या जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट, वो लगती है, वो लगेगी वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट को मैंने पार्टली इमर्स कर दिया, तो इसका तो लग रहा है डब्ल्यू, ट्रू वेट, और इसका लग रहा है अपथ्रस्ट। जब फोर्स हटाऊंगी, एक्सटर्नल फोर्स जब हटाऊंगी, अगर मेरे पास जो डब्ल्यू है ग्रेटर देन यू आ गया, जो ट्रू वेट है वो ग्रेटर देन अपथ्रस्ट आ गया, तो क्या होगा, एक डाउनवर्ड पुल होगा वेट का, जो कि हायर हो जाएगा। तो उसके कारण जो नेट फोर्स आएगी ना, जो नेट फोर्स आएगी वो डब्ल्यू माइनस यू आएगी। डब्ल्यू माइनस यू जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जिस कारण बॉडी के सिंक कर जाएगी। देखिए यहाँ पर साफ पता चल रहा है, जब ये डब्ल्यू ज्यादा हो जाएगा अपथ्रस्ट से, तो बॉडी के नीचे की तरफ जाएगी और सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, पत्थर है, डूब जाएगा। ठीक है, एक चीज और है, जो बॉडी सिंक करती है लिक्विड में कब, जब डेंसिटी जो है उसकी ग्रेटर देन हो, यानी कि जो बॉडी की डेंसिटी ऑफ बॉडी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये चीज अब तेल के ऊपर भी लागू होती है। मान लो मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है, कोई भी ऑयल है, पानी के ऊपर बिछा दिया मैंने, अगर मस्टर्ड ऑयल की डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी तो डूबेगा, नीचे आएगा। अगर कम होगी तो वो ऊपर फ्लोट करेगा। तो कई तरह के तेल होते हैं, कई तरह के ऐसे लिक्विड होते हैं जिनकी डेंसिटी जो होती है पानी से ज्यादा होती है, कई तरह के ऐसे लिक्विड आ जाते हैं। होप सो आप थोड़ी साइंस की वीडियोस देखते हो तो आपने देखा भी होगा, कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो सिंक कर जाते हैं, पानी के अंदर डालते ही वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, पानी ऊपर हो जाता है, लिक्विड वो सिंक नीचे चला जाता है, अलग अलग कलर के दिखाई जाते हैं हमें, वीडियोस होती है बहुत सारी, होप सो अगर देखिए तो पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी होते हैं, तो उस वक्त ये चीज हमारी डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। नाउ इफ ए पार्ट है, बी पार्ट लेते, इफ जो ट्रू वेट है और अब थ्रस्ट है दोनों इक्वल हो जाए, तो कोई भी नेट फोर्स नहीं एक्ट करेगी, कोई नेट फोर्स नहीं एक्ट करेगी। ट्रू वेट क्या है, वी सिग्मा जी, ठीक है, वी रो जी, कैंसिल कैंसिल, सिग्मा और रो दोनों इक्वल आ गए, डेंसिटी भी इक्वल आ गई दोनों की। तो इट्स लाइक जब मैंने एक ड्रॉप ऑलिव ऑयल की रेस्ट पे किसी कोई भी मिक्सचर मिक्सचर था, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर का और अल्कोहल का, उसके ऊपर रख दी, उसके ऊपर डाल दी ऑलिव ऑयल की जो ड्रॉप है, तो जो डेंसिटी ऑलिव ऑयल की वो अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर की इक्वल है, तो ना तो फ्लोट करेगी ना वो सिंक करेगी, वो बस उसके साथ मिल सी जाएगी अपने आप। ठीक है, तो जो बॉडी है वो जब फुली इमर्स होगी ना, तब फ्लोट करेगी। इस केस में क्या है, द बॉडी फ्लोट्स व्हेन फुली इमर्स्ड।
ऑलिव ऑयल क्या है, वो अंदर फ्लोट करेगा, यहाँ पे अंदर फ्लोट करेगा अलग, चाहे डेंसिटी सेम है। ठीक है, वो रेस्ट पे रहेगा बिल्कुल। सी पार्ट लेते हैं। जब मेरे पास ये जो सॉरी ट्रू वेट है वो कम हो जाए एफ थ्रस्ट से, अब वो फ्लोट करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स ही कम हो रही है, देन द अपवर्ड थ्रस्ट। जो बॉडी है जब उसको पार्टली भी इमर्स कर दोगे तब भी वो क्या फ्लोट करेगी। बॉडी फ्लोट्स पार्टली इमर्स्ड, द बॉडी फ्लोट्स पार्टली इमर्स्ड। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो सिग्मा है यानी कि जो बॉडी की डेंसिटी वो कम हो जाएगी रॉकेट फ्लूइड की डेंसिटी से। तो ऐसे केस में जो डेंसिटी होगी फ्लोटिंग बॉडी की वो कम होगी देन द लिक्विड, जिसके कारण जो पीस ऑफ कॉर्क ऑब्वियसली वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। ठीक है, तो अब तो ये फ्लोट ही करेगी। एक होता है फ्रैक्शनल सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। एक टॉपिक करते हैं छोटा सा, फ्रैक्शनल सबमर्ज ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। इसमें हम ज्यादा ध्यान देंगे बॉडीज की डेंसिटी के ऊपर। इजी से टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी काफी इजी होते हैं, बहुत इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। नींद नहीं आ रही इस चैप्टर को पढ़ते हुए। कहते फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, कभी भी जब वेट है बॉडी का लेस देन हो देन द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इस केस में जो बॉडी है वो पार्शली भी सबमर्ज कर दी जाए ना तब भी वो फ्लोट करती है। तो मान लो जो वॉल्यूम वी है बॉडी का, बॉडी का वॉल्यूम है वी और जितना लिक्विड सबमर्ज की उसका वॉल्यूम है वी डैश। वेट ऑफ बॉडी, हम कहते हैं वेट ऑफ बॉडी के ये दोनों मान लो इक्वल है, अगर इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, चाहे कम है बट इक्विलिब्रियम पे इक्वल आ जाएंगे। तो मैं कह दूंगी वी रो जी इक्वल्स टू वी डैश वी सिग्मा जी इक्वल्स टू वी डैश रो जी। ठीक है, जी और जी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं रेशियो ले लूंगी वी डैश ओवर वी की, वो इक्वल आ जाएगी सिग्मा ओवर रो। ये है वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, उसकी रेशियो टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, बॉडी का कितना सब पार्ट सबमर्ज किया, जब पार्ट को सबमर्ज किया उसकी कितनी वॉल्यूम आई अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जितने लिक्विड में उसको सबमर्ज किया। कुछ एग्जांपल्स है इसकी, जैसे मान लो शिप है वो स्टील की बनी है, उसकी डेंसिटी 8 गुना ज्यादा होती है पानी से, बट उसका जो इंटीरियर है उसको हम क्या खाली बनाते हैं, होलो बनाते हैं और उसको एक कनकेव शेप दे देते हैं। कनकेव लेंस पढ़ा था ना 10th में, कनकेव वाले लेंस वाली शेप दे देते हैं। ठीक है, कनकेव शेप दे देते हैं जिसके कारण ये डिस्प्लेस कर देती है बहुत सारा पानी को, देन इट्स ओन वेट, अपने ही वेट से बहुत ज्यादा पानी के डिस्प्लेस कर देती है, जिस कारण शिप जो है यूजली होती है इतनी लंबी, बट इतनी ज्यादा जब पानी को डिस्प्लेस कर देती है इतना ज्यादा डूब जाती है। और बेसमेंट में बहुत सारा इसके पास सामान भी होता है, कुछ हद तक खाली भी होती है। ठीक है, और वो बहुत सारा कार्गो लेके या बहुत सारे लोग लेके कैरी करके वो फ्लोट कर जाती है। आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर जाती है, इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, बिकॉज जो डेंसिटी है आइस की, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। एक और एग्जांपल ले लो, ह्यूमन बॉडी है, अगर थोड़ी सी भी ज्यादा डेंसर हो पानी से तो क्या होगा, मतलब कि थोड़ी सी ज्यादा ही डेंसर है पानी से, ज्यादा फर्क नहीं है पर थोड़ी सी डेंस है। तो जब मैं कोई भी रबर ट्यूब लेती हूँ उसका वेट बहुत कम है, ठीक है, उसको अपनी बॉडी के ऊपर चढ़ा लेती हूँ,
तो मैं क्या करती हूँ, और वो चढ़ा के जब मैं पानी के अंदर जाती हूँ तो मैं फ्लोट करती हूँ। अब थ्रस्ट इंक्रीज हो जाती है उसके कारण, लार्ज वॉल्यूम, जो वो ट्यूब होती है ना, उसके अंदर एयर भरी होती है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, और वेट बहुत कम होता है, जिस कारण ये इसलिए तो फ्लोट करें, जब ह्यूमन बॉडी इसके अंदर होगी तो क्या होगा, ये इसके ऊपर भी अब थ्रस्ट लग जाएगी, ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी। बस शर्त है, बाजुओं को थोड़ा इसके ऊपर हमें कर्ल करके रखना पड़ेगा, जिस कारण ज्यादा थ्रस्ट हो जाएगी और हम क्या है, फ्लोट करते हैं। वन मोर थिंग, जो इंसान है, सी वाटर में इजीली स्विम कर सकते हैं देन रिवर वाटर। सी वाटर में इजीली स्विम करेगा एज कम्पेयर टू रिवर वाटर, वो वाई, वो इस कारण होता है, जो डेंसिटी होती है सी वाटर की, वो ज्यादा होती है देन रिवर वाटर, रिवर वाटर से ज्यादा डेंसिटी है, तो इस कारण क्या है, वो ज्यादा अब थ्रस्ट लगाता है सी वाटर एज कम्पेयर टू रिवर वाटर। जो एवरेज डेंसिटी होती है फिश की, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है वाटर से। तो अगर हम एनाटॉमी के अकॉर्डिंग देखें, जो उसका स्विम ब्लैडर होता है, उसका साइज जो है वो एडजस्ट हो जाता है अपने आप एडजस्ट हो सकता है, जिस कारण फिश जो है सिर्फ विंग्स या उसके शेप कारण नहीं फ्लोट करती, उसके जो ब्लैडर होता है उसके कारण भी वो काफी हद तक क्या इजिली स्विम कर पाती है, तो मतलब उसकी बॉडी ही ऐसी बनी होती है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, इसका मैंने अभी जिक्र किया था कि कैसे फ्लोटिंग बॉडीज जो है इक्विलिब्रियम पे आ जाती हैं। इसके लिए क्या करना है, उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। जो वेट है लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी, यानी कि अब थ्रस्ट और ट्रू वेट दोनों इक्वल होने चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी की, जो सेंटर ऑफ बुयांसी मस्ट लाई इन द सेम वर्टिकल लाइन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुयांसी मस्ट लाई इन सेम वर्टिकल लाइन, ये कंडीशंस है। तो कोई भी फ्लोटिंग बॉडी, उसकी स्टेबिलिटी इसी के कारण होती है। जब भी मान लो मेरे पास कोई इस तरह से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी की और जो सेंटर ऑफ ब्योंसी एक सेम लाइन में नहीं लाई करेंगे, सेम वर्टिकल लाइन में नहीं लाई करेंगे, उसके ऊपर दो फोर्सेस आएंगी, एक तो वेट ऑफ बॉडी, एक अपथ्रस्ट, ठीक है, और इसके कारण वो रोटेशन क्रिएट कर देते हैं। कैसे रोटेशन, मान लो ये है, यहाँ पर सेम लाई कर रही है, तो दोनों के प्रॉपर बैलेंस बना रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ यू जा रहा है, नीचे की तरफ वेट जा रहा है, तो ये प्रॉपर बैलेंस है, ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो जो फ्लोटिंग बॉडी वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाती है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसके कारण के ब्योंसी जो है शिफ्ट कर जाती है टू द न्यू पोजीशन, रोटेशन से क्रिएट कर देती है। अब इस तरह से रोटेशन आ रही है, इस तरह से रोटेशन आ रही है, तो यहाँ पर मेरी अब थ्रस्ट ऊपर लग रही है और यहाँ पर मेरा वेट नीचे लग रहा है, ये रोटेट करके, और इसको इस तरफ आना पड़ेगा इस पोजीशन में आने के लिए, ठीक है। अब अगर मेरे पास यही चीज सेम ऐसी फॉर्म में है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वेट है, नो डाउट नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ पर अपथ्रस्ट ऊपर तो लग रही है, अपथ्रस्ट ऊपर तो लग रही है, एक नीचे की तरफ बियोंसी भी लग रही है। अब अब यहाँ पर सॉरी, ये भी ऊपर ही लगेगी, यहाँ पर ही बियोंसी लग रही है, तो अब इसकी रोटेशन इस तरफ जाएगी और थोड़ा सा ये डूबेगा, ऑब्वियसली डूबेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले में क्या था, जो मेटा सेंटर है, मेटा सेंटर होता है वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऊपर लाई करता है, ठीक है, ये बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला ये तो कंप्लीटली स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेटा सेंटर के पॉइंट एट विच, लिख लेते हैं, पॉइंट एट विच द वर्टिकल लाइन द वर्टिकल लाइन passing through the new center
न्यू सेंटर ऑफ बियोन्सी meets the initial vertical line। इसको मेटा सेंटर कहते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको मास से नहीं कंफ्यूज करना, ठीक है। तो ये हमारे पास मेटा सेंटर होता है। इसको मैं थोड़ा दोबारा बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए, इस वाले में क्या हुआ, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जो ये वाले दोनों है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इनमें क्या है, जो मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लाई कर है। यहाँ पर मान लो मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है यहीं पे, यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ बियोन्सी है, ठीक है। यहाँ पर मेरा बियोन्सी था, सेंटर ऑफ बियोन्सी, यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। सेम वर्टिकल लाइन में आ रहे थे। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, सेंटर ऑफ बियोन्सी यहाँ पे है, तो सेम वर्टिकल लाइन में नहीं लाई करे। और मेटा सेंटर तो यहाँ पे लाई कर है, ऊपर ऊपर लाई कर है। अब यहाँ पर कुछ हद तक कह देंगे कि हाँ जी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है, कि वापस से इस पोजीशन में आ जाएगा। जो ये वाली कंडीशन है ना, इस वाली कंडीशन में इधर डूबेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। क्यों, यहाँ पर मेरे पास वेट डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहीं पे मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। यहाँ पर मेरा अब थ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ, बियोन्सी नीचे पड़ी है, यहाँ पे सेंटर ऑफ बियोन्सी नीचे पड़ी है, और जो मेटा सेंटर है इन दोनों सेंटर ऑफ बियोन्सी के ऊपर पड़ा है, यहाँ पे पेन चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे मेरा मेटा सेंटर पड़ा है, यहाँ बियोन्सी पड़ी है। जब मेटा सेंटर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, पहली बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ, मेटा सेंटर यहाँ, उसमें क्या होता है, जो कपल होता है वो कोशिश करता है कि बॉडी को रोटेट करे अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ये जो ओरिजिनल पोजीशन है इससे दूर लेके जाए, तो इस कंडीशन में आके ये रोटेट होगी तो ये डूब जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी बिल्कुल। और जब फ्लोटिंग बॉडी होगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है। और जो ऑब्वियसली वो बिल्कुल ऐसे टेढ़ी हो जाएगी और कंप्लीटली वो डूब जाएगी उसके बाद। बशर्ते अगर वो टेढ़ी होके भी फ्लोट कर सकते हो तो कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये थी इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। अब यहाँ पर इसमें तो मेटा सेंटर की हमें जरूरत ही नहीं थी फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में जरूरत थी। तो यहाँ पर हमारा मेटा सेंटर ऊपर लाई कर रहा था। जब मेटा सेंटर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लाई करे, यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लाई करे, तो उस वक्त भी जो है, जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तब भी वापस आ जाती है, ठीक है। तब वापस आ जाती है तो इट मीन्स वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ऑब्वियसली मेटा सेंटर है क्या, पॉइंट एट विच जो वर्टिकल लाइन है पास करिए थ्रू न्यू सेंटर ऑफ बियोन्सी, वो इनिशियल वर्टिकल लाइन में मीट कर जाए, ठीक है। तो उसको हम मेटा सेंटर कहते हैं। तो जब ये सीधा होगी तो ये ऐसी दिखेगी, बिल्कुल ऐसे, यहाँ पर था इसका बियोन्सी का, यहाँ पर वापस आ जाएगा इनिशियल वाले में, जहाँ पर मेटा सेंटर है अभी, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स जो है बुक पे वो सॉल्व करने हैं। आज इतना ही करना है, कल को नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसके काफी न्यूमेरिकल्स हैं, काफी सारा होमवर्क हो गया वैसे। कल को नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विस्कोसिटी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ध्यान से भी पढ़ना है, ओके। सो बाय बाय फॉर टुडे।